हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 हिंदी विषय की पुस्तक वसंत भाग 2 के अभ्यास प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके अध्याय नंबर 14, जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। चैप्टर का नाम काफी बड़ा है कि संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तो इस चैप्टर के हम अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। आपकी नई बुक के अनुसार आपके अध्याय 1 से लेकर 13 तक सभी के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। इस अध्याय यानी जो कि साक्षात्कार के रूप में लिखा गया है, इसको पढ़कर धनराज पिल्ले की ऐसी कौन सी विशेषता है या ऐसी कौन सी छवि है जो आपके दिमाग के अंदर या आपके मन के अंदर उभरती है, आपको वर्णन करके बताना है। तो देखिए, साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की वह छवि उभरती है जिसमें वह ऊपर से देखने में कुरूप यानी ज्यादा सुंदर नहीं है। कैसे दिखते हैं? गुस्सेल दिखते हैं। और कैसे लगते हैं? अव्यवहारिक वो लगते हैं। यानी उनके अगर चेहरे को देखें हम या उनकी बॉडी लैंग्वेज या जो शरीर का हाव भाव देखें तो काफी कुरूप यानी खराब, गुस्सेल और कैसे लगते हैं? अव्यवहारिक लगते हैं। परंतु अंदर से वह उतने ही सरस, उतने ही नरम दिल, लोगों का आदर करने वाले, परिश्रमी और सबकी एक ही जैसी भावना रखने वाले नॉर्मल इंसान हैं। यानी वो हमें बाहर से भले ही कैसे भी दिखते हो, खराब दिखते हो, गुस्सेल दिखते हो, अकड़ू दिखते हो या अव्यवहारिक लगते हो, लेकिन वो ऐसे वास्तव में है नहीं। वो अंदर से बहुत ही नरम स्वभाव के, लोगों का आदर करने वाले, बहुत ही ज्यादा परिश्रमी और सबके साथ एक जैसी भावना, समानता का भाव रखने वाले नरम दिल के हृदय, नरम दिल के क्या है? व्यक्ति है या एक नॉर्मल इंसान है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है आपके सामने कि धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का क्या करना है? आपको वर्णन करना है कि किस प्रकार वो जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की उनकी यात्रा थी। यानी किस तरह एक निम्न गरीब परिवार में जन्म लेकर जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना करके वो किस तरह उन्होंने अपनी सफलता के मुकाम को छुआ है, उसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर देखें कि जो धनराज पिल्ले हैं वो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है। किसके? हॉकी के। धनराज का बचपन मुश्किलों से भरा था। वे और उनका परिवार बहुत ज्यादा क्या थे? गरीब थे। दोनों भाइयों को हॉकी खेलता देखकर उन्हें भी शौक हुआ। यानी उनके जो दो भाई थे वो भी क्या करते थे? हॉकी खेला करते थे। जो उनसे बड़े थे तो उनको देखकर धनराज के अंदर भी हॉकी खेलने का क्या हुआ? शौक जगा। गरीबी के कारण अपनी स्टिक न खरीद सकते थे, इसीलिए अन्य साथियों के खेल लेने पर धैर्यपूर्वक उनकी स्टिक लेने का इंतजार करते थे। यानी हॉकी की स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे उनके पास, तो उनके जो कोई भी मित्र थे वो जब खेलने के बाद बैठ जाते थे तो उस समय वो उनसे मांग कर क्या कर लेते थे? उनकी स्टिक लेते थे। उनको पहली बार अपनी पुरानी हॉकी स्टिक उनके भाई ने दी थी और उन्हें खुशी थी कि यह स्टिक अब उनकी थी। धनराज ने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 में कहाँ खेली? मणिपुर में। और 1986 में उन्हें राष्ट्रीय टीम में भी डाल दिया गया। मुंबई लीग में धूम मचाने के बाद भी ओलंपिक कैंप में नाम न देखकर निराशा हुई, पर एक साल बाद 1986 के एशिया कप में चुने जाने के बाद आज तक पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। तो ये उनके संघर्ष की कुछ कहानी है। आगे बात करें तीसरा। मेरी माँ ने मेरी माँ ने मुझे मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की क्या दी है? सीख दी है। इस बात का अर्थ क्या है? तो धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ है कि प्रसिद्धि और सफलता मिलने के बाद भी अपनी विनम्रता मत छोड़ना। अपनी विनम्रता को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लोग सफलता मिलने पर घमंडी बन जाते हैं, पर तुम घमंड न करना। ये इस बात का अर्थ है।
आगे बात करें साक्षात्कार से आगे के प्रश्न। पहला है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। क्यों? आपको पता लगाना है। तो देखें, भारतीय हॉकी को लगातार कई स्वर्ण पदक दिलवाने वाले ध्यानचंद को कौन भूल सकता है। उन्होंने भारतीय हॉकी को धरातल से उठाकर सफलता के सीढ़ी तक पहुंचाया है। उनकी हॉकी खेलने की शैली और उनके द्वारा किए गए गोलों की संख्या उन्हें विलक्षण बनाती है, दूसरों से अलग बनाती थी। इस अद्भुत खिलाड़ी का क्रीड़ा कौशल देखकर अनेक बार विदेशों से प्रलोभन भरे प्रस्ताव भी आए, किंतु उन प्रलोभनों का ध्यानचंद पर कोई भी असर न हुआ। वे अंत तक अपने देश भारत के लिए ही खेलते रहे। हॉकी की विलक्षण हॉकी की विलक्षण क्षमता और कुशलता के कारण ही उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद को, कि उनके अंदर हॉकी को खेलने की एक अद्भुत क्रीड़ा कौशल था। एक बहुत ज्यादा उनके अंदर वो कह सकते हैं उनकी जो क्षमता थी खेलने की, उनका जो कैपेसिटी थी या उनकी जो खेलने की स्टाइल थी, वो बहुत ही यूनिक थी, है ना। और वो आसानी से इतना गोल कर सकते थे कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता था। तो ये जो उनके हॉकी खेलने की कला थी, जिसका उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी क्या किया, अपना जो परचम लहराया, उसी की वजह से उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। दूसरा, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो देखिए, हॉकी का खेल व्यायाम का सर्वोत्तम साधन है। किसका? व्यायाम का। इस खेल को खेलने के लिए स्वस्थ होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यह खेल आपस में पारस्परिक मेल जोल तथा भाईचारे की भावना क्या करता है? बढ़ाता है। भारत के जमींदारों और राजाओं में यह खेल अत्यंत ही क्या था? लोकप्रिय था और प्राचीन समय से खेले जाने और अधिकतर लोगों के बीच उस समय लोकप्रिय होने के कारण इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो आपको अगर कोई भी पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। आगे, अनुमान और कल्पना। यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा ही साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। कथन क्या है कि यह कोई भी जरूरी नहीं है कि शोहरत, जब आप फेमस हो जाओगे तो वो आपके साथ पैसा भी लेकर आएगा, यानी आपकी प्रसिद्धि आपके लिए पैसा भी लेकर आएगी। क्या धनराज पिल्ले की इस बात से आप सहमत है? आपको बताना है। तो हम कहेंगे नहीं। अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर मैं कह सकता हूं कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो शोहरत तो चाहते हैं पर वो भी बिना पैसों के। आज पैसा मानव जीवन के लिए इतना जरूरी हो गया है कि समाज धनहीन व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखता भी नहीं है। वैसे भी कदम कदम पर पैसा जरूरी है। तुलसीदास की इन पंक्तियों से इसका महत्व समझा जा सकता है। तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा और एक राम। यानी राम नाम से मुक्ति है और पैसों से सब काम होते हैं। तो निर्विवाद रूप से ये कहा जा सकता है कि लोग शोहरत तो चाहते हैं पर साथ साथ पैसा भी चाहते हैं। ठीक है, आगे बात करो। दूसरा, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना आसान होता है या मुश्किल? अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना आसान होता है या मुश्किल? तो अपनी गलती के लिए माफी मांग लेना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो अहम है, जो अहंकार है, वो इसकी अनुमति नहीं देता है। व्यक्ति अहम को दबा ले या उस पर विजय पा ले तो ऐसा करना बिल्कुल आसान बन जाता है। अतः अपने गलतियों के लिए माफी मांगना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य होता है। अगला ख है, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेते हैं? तो हम कहेंगे कि मैं और मेरे आसपास के लोग कई बार माफी मांग लेते हैं और कभी कभार नहीं मांगते। यह तो तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उस समय कैसी कंडीशन है, कैसी स्थिति है। आगे बात करें, वैसे लोगों की प्रवृत्ति होती है कि यदि सामने वाला ज्यादा ताकतवर होता है तो लोग अपना नुकसान समझकर या अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करने के लिए आसानी से माफी मांग लेते हैं, और यदि सामने वाला कमजोर हुआ तो फिर अपनी गलती होने पर भी उस पर क्या करते हैं? दोष का आरोपण करते हैं और उससे माफी नहीं मांगते हैं। ग है, माफी मांगना मुश्किल होता या माफ करना?
माफी मांगना मुश्किल होता है या माफ करना? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो देखें, माफी मांगना और माफ करना दोनों ही आसान या दोनों ही मुश्किल होना उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यानी इनका आसान होना या इनका मुश्किल होना, दोनों ही जो चीजें हैं, माफी मांगना और माफ करना, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस समय क्या कंडीशन है। जैसे एक बार स्कूल जाते हुए मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर सवार सज्जन बिना इंडिकेटर के दाहिनी ओर मुड़ गए, जिससे पीछे चल रहे रिक्शे के अगले पहिए से उनकी पिछली लाइट टूट गई। गलती भी उन्हीं की थी और रिक्शे वाले के बार बार माफी मांगने पर 2-4 हाथ मारकर 50 रुपए मांगने भी लगे। ये देखकर तो यही लगता है कि माफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। किसी को माफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आगे बात करें भाषा की बात। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनमें अलग अलग प्रत्यय हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहां पर देखो, ये अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करके आपको अंतर बताना है। पहला है जैसे प्रेरणा, प्रेरक और प्रेरित। तो देखो, प्रेरणा से क्या बनेगा? हमें गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक से क्या बनेगा? महापुरुषों का जीवन सदैव जन जन के क्या हो रहे हैं? प्रेरक रहे हैं। और प्रेरित का मतलब क्या है? अध्यापक की बातों से प्रेरित होकर बंटी पढ़ाई में जुट गया। तो तीनों के अंदर अंतर है। प्रेरणा का मतलब है किसी को अपना आदर्श मान लेना। प्रेरक का मतलब है कि महापुरुषों का जो जीवन है, उनके जीवन या उनके जो द्वारा बताई गई जो बातें हैं, उन सभी को क्या करनी चाहिए? पालना करनी चाहिए। और प्रेरित करने का मतलब होता है मोटिवेट करना, कि अध्यापक की बातों से प्रेरित होकर जो बंटी है वो पढ़ाई के अंदर जुट गया था। आगे बात करें, संभव, संभावित और संभवतः। संभव का मतलब क्या है? कि आज बारिश में बाहर जाना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। संभावित, पॉसिबिलिटी, अपनी संभावित बेंगलोर यात्रा के लिए मुझे तैयारियां तो करनी ही होगी। और संभवत, संभवत आज यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। आगे बात करें, उत्साह, उत्साहित और उत्साहवर्धक। उत्साह पे वाक्य क्या होगा? खेल के मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखने बनता है, यानी उनका जोश। फिर उत्साहित, मैं डिज्नीलैंड जाने के लिए काफी उत्साहित हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ या बहुत ज्यादा उतावला हूँ। फिर है उत्साहवर्धक, मंच पर अभिनय कर रहे कलाकारों के लिए श्रोताओं की जो तालियां होती है वो काफी क्या होती है? उत्साहवर्धक होती है। वो उनके लिए प्रोत्साहन होता है, उनके लिए मोटिवेशन होता है। ठीक। अगला, तुनुक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। सणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतरण दूसरे शब्दों में भी हमें देखने को मिलता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। तो शब्दकोश की सहायता लेके एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप भी लिखिए। देखो, जैसे आकाश का अंबर, आकाश और आसमान। पत्थर के लिए पत्थर, प्रस्तर और पाषाण। बगीचे के लिए बाग, बगिया और वाटिका। और दिन के लिए दिन, दिवस और दीवा। तो ये क्या है? ये सब इनके पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची। ठीक। अगला, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। तो मेरी रुचि क्रिकेट में है, तो क्रिकेट में बैट होता है खेलने के लिए, पिच होती है, रन होते हैं, रन लेते हैं हम दौड़कर, स्टंप होते हैं, पेड़ होते हैं। ये सारी चीजें कहाँ से संबंधित है? आपके क्रिकेट से संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपके अध्याय 14 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।